नमस्कार, प्राइम न्यूज में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं यूके प्राइम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर कोरोना की टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार कवायद की जा रही है और यह कहा भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बात को लेकर आश्वस्त हैं। 11.25 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए गए हैं। इनमें राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, दून और श्रीनगर से इस राशि का उपयोग टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के साथ ही जरूरी उपकरण और मशीनों पर खर्च किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में कोरोना की स्थिति पर कहा कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए राज्य को बड़ी सफलता मिली है। राज्य का रिकवरी रेट 80% से ऊपर है, जो औसतम बहुत ज्यादा है। आपको आईना दिखाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा अति संवेदनशील क्षेत्र है, लेह लद्दाख का बॉर्डर, और ऐसे समय में जब अभी कुछ दिन पहले हमारे वीर सैनिकों ने वहाँ पर अपने अप्रतिम साहस का परिचय दिया, हमारे जवान शहीद हुए और चाइना को आईना दिखाने का काम किया। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का लेह का दौरा ये बहुत ही महत्व रखता है और संदेश देने वाला है कि देश के प्रति, देश की सीमाओं के प्रति, और जो देश की सीमाओं पर जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हमारे सैनिक हैं या वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, उनकी हौसला अफजाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही साहसपूर्ण और अपने सैन्य बलों को ताकत देने वाले उनका ये दौरा साबित होगा। तो साफ तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार की पहल है। बजट भी एक तरीके से पास किया गया है इसके लिए, और टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए 11.25 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। प्रदेश में 80% से ज़्यादा रिकवरी रेट है और औसतम ये ज़्यादा है, साफ तौर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा। और ये भी कहा है कि सरकार की पहल है कि हम टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग रिकवर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने आए और जो केसेस जो हैं वो भी जल्दी सामने आए, ताकि हम ज़्यादा मेहनत कर सकें और ज़्यादा आगे बढ़ सके। और फिलहाल जो अभी बताया कि 80% यहाँ का रिकवरी रेट है, तो काफ़ी हद तक ये ठीक ठाक है। और ज़रूरी है कि ये टेस्टिंग अगर बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं रिकवरी रेट और बढ़ेगा। तो कोरोना को लेकर लगातार राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं और ये बड़ी कोशिश त्रिवेंद्र सरकार द्वारा दिखी है। 11.25 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और ये इस राशि को मंजूरी दी गई है ताकि आगे जो टेस्टिंग है उसकी क्षमता बढ़ाई जाए। और अभी का जो रिकवरी रेट है उस पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोला है कि अभी जो रिकवरी रेट है वो 80% से ऊपर है और जब टेस्टिंग बढ़ेगी तो उसके बाद भी रिकवरी रेट हमारा बढ़ेगा और जल्द से जल्द हम कोरोना से निजात पा जाएंगे। तुमने एसी बंद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह लद्दाख दौरे को लेकर विधानसभा में भी बातचीत चल रही है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से हौसला अफजाई कर रहे हैं सेना का, और वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया और एक तरीके से उन्होंने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय अद्भुत हैं। उनके लद्दाख क्षेत्र में जाने से जहां एक और सेना का मनोबल बढ़ेगा, वहीं चीन को भी अपने कृतित्व पर विचार करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी साहब हैं, उनका कार्य करने की शैली कुछ अद्भुत किस्म की है। कोई दिवाली का मौका हो तो वो नहीं छोड़ते हैं, जवानों के बीच में मनाने की बात हो, यदि कोई नया कुछ करने की बात हो तो वो जवानों के बीच में पहुंचते हैं।
और आज जिस प्रकार से वो लेह में पहुंचे हैं, अब आप समझ सकते हैं कि आज के वातावरण को देखते हुए उनका लेह में पहुंचना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जवानों का हौसला अफजाई उससे होगी, और सामने जो हमारा दुश्मन कह सकता हूं मैं, अब उसके सामने किस प्रकार का एक रणनीति के तहत उनका जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं कह सकता हूं कि कब वो क्या अच्छा करने वाले हैं ये सामान्य आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मैं कह सकता हूँ ये अद्भुत काम, ये अकल्पनीय काम जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं तो उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन ही कर सकता हूँ। हमारे जैसा एक छोटा प्राणी उनके बारे में क्या कल्पना कर सकता है, नहीं हम अपने दिमाग में सोच सकते, लेकिन बहुत बड़ा उनका ये निर्णय है, बहुत अच्छी सोच है। और जवानों को जिस प्रकार से आप देखिए, यदि चाइना और मैं भारत की बात करूं, चाइना के जो मरे 40 जवान हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा उनके बारे में वहाँ की सरकार ने कुछ नहीं किया। यहाँ हमारे यदि 20 जवान उसमें शहीद हुए हैं तो उनके परिवार के बारे में कैसे उनको मदद करनी है, कैसे उनकी अंत्येष्टि होने है पूरे राजकीय सम्मान के साथ, और उनके बारे में और कुछ ज़्यादा किया जाना हो, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हो सकता है। और भारत में भी तब हो सकता है जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता यहाँ का प्रधानमंत्री रहा हो, या फिर आज मोदी जी जैसा सबल और सशक्त नेतृत्व आज हमारे सामने है। तो मैं उनको बहुत ही अभिनंदन उनका कर रहा हूँ, बहुत बधाई उनको देना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बीजेपी का मुखपत्र कहे जाने वाली पुस्तक देव कलम विशेषांक का विमोचन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर किए गए बड़े फैसलों को लिखा गया है। पुस्तक विमोचन के बाद प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार देश हित में काम किया है, जिसमें कई ऐसे मुद्दों को समझदारी से सुलझाया गया परेशानी का कारण बने हुए थे। ये ऐसे मुद्दे थे जो परेशानी का सबब बने हुए थे, उनको किस तरह से आगे बढ़कर उन पर कार्य किया, ये भी इस पुस्तक में इसका पूरा विवरण है। डोईवाला के नागल बुलंदा गांव पंचायत के किशनपुर ग्राम गांव की महिलाओं ने खुद श्रमदान करके 3 किलोमीटर लंबी नहर की मरम्मत की और सफाई करने अपने खेतों तक पानी भी पहुंचाया, साथ ही खेतों की सिंचाई भी की। दरअसल वन विभाग से परमिशन न मिलने के कारण इस सिंचाई नहर की मरम्मत नहीं हो पाई, जिससे नहर खंडहर बनी हुई थी। महिलाओं की शासन प्रशासन से मांग थी कि सिंचाई नहर को बनाकर उन्हें राहत दी जाए ताकि खेती बाड़ी करने में आसानी हो सके, लेकिन जब शासन प्रशासन के लोगों ने किशनपुर ग्राम के इन महिलाओं की मांग नहीं सुनी, इनको पूरा नहीं किया, तो इन महिलाओं ने खुद ही मेहनत करते हुए श्रमदान करके 3 किलोमीटर लंबी इस नहर को सुधार कर सफाई कर दी और पानी को अपने खेत तक पहुंचा दिया। देखिए, हमारा बीटीसी मेंबर और हमारे प्रधान जी से अनुरोध है कि यहाँ पर ऐसा दलदल है, आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कैसे औरतें इसमें लदी हैं बिल्कुल, और कितना खतरा है इसमें, अंदर सांप भी हो सकते हैं। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जिलाधिकारी ने हेल्थ व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि खनन से मिलने वाले शेष से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 1 करोड़ 98 लाख जारी किए गए। इसे जिले के अलग अलग अस्पतालों में डिजिटल एक्सरे मशीन, कार्डिक केयर मशीन, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि की खरीद की जाएगी और इसके अतिरिक्त 2 करोड़ 35 लाख रुपए जिला योजना से भी स्वीकृत किया गया है, जिससे एडवांस सपोर्ट एम्बुलेंस रिस्पांस टीम के लिए वाहन और एक सब वाहन को खरीदा जाएगा। इस समय जनपद देहरादून के अंदर कोरोना के कुल 734 मामले इस समय हैं। कल की प्रेस रिलीज़ आने के बाद जो हेल्थ बुलेटिन आती है उसके बाद 21 मामले सामने आए हैं। इन 21 मामलों में से 13 मामले जो है वो आर्मी और आईटीबीपी से रिलेटेड हैं और बाकी जो 4 मामले हैं वो हमारे बॉर्डर जो पे टेस्टिंग की जाती है उससे हैं और जो 4 मामले हैं वो पॉजिटिव केसेस के कॉन्टैक्ट्स के हैं। दून में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए डीएम ने शहर में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है, जिसमें 5 जून को शनिवार और रविवार 2 दिन साप्ताहिक बंदी रहेगी। नए आदेश के मुताबिक दून के आवश्यक सेवाओं से संबंधित स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, नगर निगम, विद्युत विभाग के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर यूकेडी ने पावर कॉर्पोरेशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीएम के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
चंपावत में आशा वर्करों ने जमकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन और सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आशा वर्करों का कहना है कि उनके पास स्मार्टफोन न होने के कारण 2 महीने तक ऑफलाइन रजिस्ट्री की गई। इसके बाद भी जिला प्रशासन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। उन्हें स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग से न उन्हें सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया, न ही मास्क दिया गया। वहीं आशा वर्करों को पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल के साथ नगरपालिका अध्यक्ष विजय वर्मा का भी समर्थन मिला है। दूरदर्शितापूर्ण निर्णय जब पूरा देश ये महामारी की जद में है, उस समय ये आशा कार्यकर्ती जो बिना संसाधनों के, इनको कोई संसाधन सरकार बताए कि हमने इन्हें क्या उपलब्ध कराया, अपनी जान पे खेल के घर घर जाकर के इन लोगों ने सर्वे किया है और उनको मानदेय देना दूर, उनको संसाधन उपलब्ध कराना दूर, आज उनको ये तोहफा इस सरकार ने दिया है, इस सरकार के अधिकारियों ने दिया है, इनकी बर्खास्तगी का आदेश किया है। ये कहीं ना कहीं ये इनके विवेक पर सवाल खड़ा करता है कि ये इनके पास विवेक भी नाम की कोई चीज है कि नहीं है। प्रकरण बर्खास्ती का नहीं है, आशाओं को एक नोटिस दिया गया है। उस नोटिस में कहा गया कि पिछले 2 माह से 8 अलग अलग माध्यमों से उनसे वार्ता की गई, जिसमें जिलाधिकारी, एडीएम महोदय, एसडीएम साहिबान, एसीएमओ साहिबान, डीएसओ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की वार्ता विफल रही। और हम ये सोच रहे थे कि आशाओं को हम समझा ले जाएंगे और अपने क्षेत्र पे माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन है कि आशाओं के द्वारा एक्टिव सर्विलांस क्षेत्र में गांव में किया जाए, जो पहले भी वो कर रही थी, कुटुंब सर्विलांस हम उसको कहते हैं, उसमें केवल 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों का चिन्हीकरण और गर्भवती धात्री महिलाओं का चिन्हीकरण, 10 साल से कम बच्चों का चिन्हीकरण किया जा रहा था। उनका पिछले 2 माह से कार्य नहीं किया जा रहा था, बार बार उनको समझाया जा रहा था। कल जो है जिलाधिकारी महोदय ने उनको जो है अंतिम चेतावनी दी है कि अपने कार्य करें, नहीं तो चयन की नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर पार्टी के संघर्ष को धार देने के उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठकें 7 और 8 जुलाई को आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बताया कि 7 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें पार्टी के आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों व आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा को तय किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने राज्य में पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए, राज्य में जो राज्य की सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उसके विरुद्ध जो हमारे आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों को तेज करने के लिए संगठनात्मक बैठकें बुलाई हैं। 7 जुलाई को राज्य के हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे उपाध्यक्ष गणों की बैठक है और 8 तारीख को हमारे महामंत्री गणों की बैठक है। क्योंकि इस समय कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, इसलिए हम पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को एक साथ नहीं बुला पा रहे हैं। अध्यक्ष जी ने पहले प्रदेश उपाध्यक्ष गणों से वार्ता करेंगे, उसके बाद अगले दिन प्रदेश महामंत्रियों से बातचीत करेंगे, तमाम लोगों की राय लेंगे। राज्य भर में 6 जुलाई से हमारा पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के ऊपर आंदोलन है। उस आंदोलन को कैसे जन जन तक पहुंचाएं, पूरे राज्य में उसको राज्यव्यापी और असरदार बनाएं, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। 6 तारीख को हम लोग पूरे प्रदेश के हर एक पेट्रोल पंप में खड़े होकर के डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ 1 घंटे का प्रदर्शन करेंगे और उसी दौरान जो उपभोक्ता पेट्रोल डीजल डलवाने पेट्रोल पंप में आएंगे उनको हम पर्चा देंगे। बढ़ती डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर विपक्ष हमलावर है। वहीं देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में जब कच्चे तेल की कीमत काफी ज्यादा थी तब भी सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण रखा था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत काफी कम है, फिर भी कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। किच्छा चीनी मिल में हुई अनियमितताओं को लेकर हुई जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। प्रभारी मुख्य अभियंता एलबी सिंह के निलंबन के बाद आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कर रहे 2 अधिकारियों को प्रबंध निदेशक ने हटाने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल चीनी मिल में तमाम गड़बड़ियों की शिकायत विधायक राजेश शुक्ला ने शासन से की थी। इसके बाद जुलाई 2019 में बाजपुर चीनी मिल के तत्कालीन प्रधान प्रबंधक चंद्र सिंह इमलाल ने जांच की थी और जांच रिपोर्ट प्रबंध निदेशक को सौंपी गई थी।
इसी रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर तत्कालीन प्रभारी लेखा संप्रेक्षक रमेश भसीन और तत्कालीन टाइम कीपर झारखंडेय पांडे से 5,03,300 रुपए की वसूली के आदेश प्रबंध निदेशक चंद्रेश कुमार ने दिए हैं। आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी जो चीनी मिल की इच्छा है, आप लोग जानते हैं कि इस बार वो बहुत ही भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकार रही और इससे किसानों का बड़ी भारी क्षति हुई है, मिल की भी क्षति हुई है और किसान परेशान नहीं हुए। अब की मिल करीब 35 दिन लगातार बंद रही, 700 घंटे ज़्यादा बंदियाँ हुई, मिल का मेंटेनेंस ठीक नहीं था, बॉयलर गिर गया और एक माफिया सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ जिसने उत्तर प्रदेश से गन्ना ला करके गलत सट्टे के आधार पर गलत तरीके से अंदराज करके यहाँ पर गन्ने की सप्लाई की और इससे कि लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का चूना प्रदेश सरकार को भी लगाया गया। कर्णप्रयाग के राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर नगर पालिका की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण की शिकायतें मिली, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। तहसील प्रशासन ने नायब तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी और पालिका के ईओ अंकित राणा के नेतृत्व में अवैध तरीके से कब्जे हटाने के लिए मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कब्जे को हटवाया गया। तुम्हारा मास्क कहाँ है? मास्क पहनो तुम। वो हम लोगों को सूचना मिली थी कि नगर पालिका की ज़मीन पर एक अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस पर कुछ मंदिर के ढांचे बनाए गए हैं। तो एसडीएम सर के निर्देशन में तथा तहसीलदार सर के निर्देशन में हम लोगों ने ईओ नगर पालिका की एक टीम गठित की तथा वहां पर संबंधित जो कर रहे थे अतिक्रमण, उस महिला से और उनके बच्चों से बात की गई। उनके द्वारा ये कहा गया कि हम 3 दिन के अंदर इस ढांचे को स्वतः ही हटा देंगे। तो 3 दिन का उनको समय दिया गया है और अगर 3 दिन में वो नहीं हटाते तो जो भी तय कार्रवाई है उसके बाद वो की जाएगी उसको हटाने की तथा ज़मीन को फ्री कराया जाएगा। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर लॉकडाउन के उल्लंघन में दर्ज किए गए मुकदमे, वहीं मुकदमे को लेकर कांग्रेस की त्रिवेंद्र सरकार को विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से घेरने में लगी हुई है। वहीं बीजेपी भी सरकार के बचाव में दिख रही है। इसी को लेकर ऊधम सिंह नगर के वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं जिला महामंत्री विवेक सक्सेना ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है और जो सत्ता पाने के लिए प्रदेश की जनता को झूठे प्रदर्शन कर बलगरा रही है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह देश का आम आदमी हो या फिर इस देश का प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में और हम किसी भी श्रमिक का, किसी भी ठेका कर्मी को नहीं हटने देंगे। केवल ये कुछ विपक्षी कांग्रेस नेताओं की ये दिमाग की उपज है, उनको भड़का के, और कुछ अधिकारी जो कांग्रेसी मानसिकता के हैं, उन्होंने बिगर कुलपति के आदेश के 1 तारीख से उन ठेका कर्मियों को कुछ सेंटरों में कहा कि जी आप नहीं आएंगे, जबकि कुलपति जी ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया। हम मंडल अध्यक्ष के साथ और जो महासंघ है जो इस आंदोलन को चला रही है, कल हमने महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोकी शंकर मिश्रा, महामंत्री और उनके पदाधिकारियों को लेके आदरणीय कुलपति जी से वार्ता कराई और कुलपति जी ने स्पष्ट हमसे कहा और ये विश्वास दिलाया है कि मैंने किसी को हटाने का कोई आदेश नहीं दिया है और कोई भी ठेका कर्मी नहीं हटेगा। हमने प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी से भी बात करी, उन्होंने कहा सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है किसी को हटाया जाए और बजट की भी कोई समस्या नहीं है। कुलपति जी ने भी कहा बजट ठीक है, नहीं है, अभी थोड़ी लॉकडाउन की वजह से कुछ दिक्कत हुई, कर्मचारी छुट्टी पे थे, लेकिन बजट की हम कमी नहीं आने देंगे और सरकार भी बजट की किसी हालत में कमी नहीं आने देगी और किसी भी ठेका कर्मी को नहीं हटाया जाएगा। नवनियुक्त आईजी अजय रौतेला ने नैनीताल कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। वार्ता के दौरान आईजी ने कहा कि उन्हें आभास हो रहा है कि प्रवासियों के लौटने के बाद सामाजिक समस्याएं सामने आएंगी और अपराध बढ़ेगा। ऐसे मामलों से पुलिस और जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं अजय रौतेला ने कहा कि कोरोना के बाद से काफी बदलाव आए हैं, जिसमें मास्क और क्वारंटीन सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जनता को भी नियमों का पालन कराना भी एक चुनौती रहेगी। प्रायोरिटीज तो जैसा आप जानते हैं कोरोना के बाद थोड़ा चेंजेस आ गए। मेनली एक तो जो एनफोर्समेंट है हमारा, इसलिए जो मास्क है, क्वारंटाइन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कराने में रहेगी, जिससे कि बीमारी और ना फैले। दूसरा, क्राइम तो हमारा ब्रेड एंड बटर है, तो क्राइम का वर्कआउट हो, पहले तो हो ना, अगर हो तो उसका वर्कआउट हो, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टीज। दूसरा, एक नारकोटिक्स की समस्या रही है,
ये छोटे से आजकल ऊपर पहाड़ में भी फैल गया, तो उसके लिए अवेयरनेस हो, एनफोर्समेंट तो साथ साथ हो, अवेयरनेस करेंगे जिससे कि लोकल्स को भी जोड़ेंगे, कुछ और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी हम लोग जोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त अभी जो माइग्रेशन हुआ है, कुछ बहुत सारे प्रवासी वगैरह हैं, तो उससे भी कुछ जो मैं अपना सोचता हूँ कुछ सोशल प्रॉब्लम्स आएंगी वहाँ, तो उसके लिए भी अवेयरनेस, जैसे कि डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, अल्कोहल इलिसिट लिकर वगैरह की समस्या आ जाएगी, तो उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मौके से ट्रक को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ट्रक चालक को तलाशने में जुटी हुई है। मृतक की पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई है, जो झबरेड़ा क्षेत्र का निवासी था। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है। पास में एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मृत्यु हो गई। मोटरसाइकिल सवार की शिनाख्त प्रमोद कुमार सन ऑफ इच्छाराम थाना झबरेड़ा क्षेत्र की रूप में हुई है, जिनकी उम्र 52 वर्ष है। बताए जा रहे हैं कि यह अपने घर की ओर जा रहे थे, उस दौरान में अचानक इनका संतुलन बिगड़ने से टायर की चपेट में आ गई और इनकी मृत्यु हो गई। इनका पंचायतनामा भरा जा रहा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये ट्रक से हुआ है, तो ट्रक को बरामद कर लिया गया है और ट्रक चालक की खोज की जा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों की सहमति के बाद इस बार होने वाली कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया है। हरिद्वार के साधु संतों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। संतों का कहना है कि कोरोना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जान है तो जहान है, यदि जीवित रहे तो अगले साल भी कांवड़ यात्रा का आयोजन कर सकते हैं। सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय जनहित में लिया गया निर्णय है। इसके साथ ही संतों ने श्रद्धालुओं से इस बार घर पर ही मानसिक रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करने की अपील की है और सरकार से मांग भी की है कि सरकार श्रद्धालुओं को उनके शिवालयों तक गंगा जल पहुँचाने की व्यवस्था भी करे। परम नशा इत्यादि करते हैं, बैंड इत्यादि, और मतलब बहुत हल्ला होता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में कि कोरोना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कोई भी सरकार और सरकारी नहीं, ये तो एक इंसान की जिम्मेदारी मानवता के नाते बन जाती है कि हम हमारी सभी परंपराओं को सूक्ष्म रूप में अपनाते हुए इस महामारी के काल में सभी को स्थगित कर देना चाहिए। हम परंपरा, अगर हम जीवित है तो हमारी परंपराएं चलती रहेगी और अगर हम ही नहीं रहे तो हमारी परंपराएं कहाँ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी जो निर्णय ले रही है वो जनहित में ले रही है। अनलॉक 2.0 में देहरादून वासियों को राहत देते हुए इस बार शनिवार को देहरादून में लॉकडाउन नहीं रहेगा, बल्कि शनिवार को शहर की सभी दुकानें, सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस खुलेंगे। रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन ना होकर साप्ताहिक बंदी के अनुसार बाजार बंद रहेंगे और आवश्यक सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही लोगों का आवागमन भी रहेगा। है वो बंदी बहुत स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया कि विकास नगर के लिए शनिवार है, जो विकास नगर तहसील का एरिया है। इसके अलावा जो हमारा देहरादून तहसील का एरिया, यहाँ पर संडे रहेगी, क्योंकि पहले भी संडे ही होती आई है। डोईवाला ने अपना संडे के लिए ही डिसाइड किया है अभी व्यापार मंडल ने, तो वहाँ भी संडे चलेगी। और ऋषिकेश तहसील ने अपना डिसीजन गुरुवार के लिए किया है, तो वहाँ गुरुवार को बंद है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।